काशी कहते हैं संसार का सबसे पहला शहर था जिसे खुद महादेव ने बसाया था। आज बात करते हैं काशी के उत्तर प्रदेश की, हमारे भारत के उत्तम प्रदेश की। लेट्स गेट स्टार्टेड। उत्तर प्रदेश अपने आप में बहुत ही अनोखा प्रदेश है। इसकी जनसंख्या लगभग 25 करोड़ के आसपास है और अगर उत्तर प्रदेश एक राज्य न होकर अलग देश होता तो ये जनसंख्या के मामले में पूरी दुनिया में 5वें नंबर पर होता। उत्तर प्रदेश की कहानी की शुरुआत हम करते हैं पौराणिक काल से। हमारे धर्म ग्रंथों में तो उत्तर प्रदेश का आपको हर जगह वर्णन मिल जाएगा। महाकाल की काशी हो या श्री राम की अयोध्या, सब यूपी में ही तो है। पर अगर हम साइंटिफिक चश्मे से देखें तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस लगभग 1800 BCE पुराने तो हमें मिल जाते हैं। यूपी कई राजघरानों के लिए मेन शहर हुआ करता था। मौर्य साम्राज्य हो या फिर गुप्ता साम्राज्य, सभी साम्राज्यों के लिए यूपी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था क्योंकि यूपी हमेशा से ही फर्टाइल था और अपने कल्चर और अपनी कलाकारी के लिए जाना जाता था। और मिडिवल पीरियड में भी कुछ ऐसा ही हुआ। मुगल काल के दौरान अकबर ने यूपी को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बना लिया और शाहजहां ने अपना ताजमहल भी यूपी के आगरा शहर में ही बनवाया था और ये आगे ब्रिटिश काल तक भी चलता रहा। 19वीं सदी में ब्रिटिश राज के दौरान हमें उत्तर प्रदेश का ये नाम उत्तर प्रदेश मिला, यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध के रूप में। ब्रिटिश काल में यूपी एक इकोनॉमिकल सेंटर में डेवलप हो गया और उस समय यूपी गन्ने का एक मेजर एक्सपोर्टर बन गया। और अगर हम आज के भारत की भी बात करें तो भारत का लगभग 30% गन्ना केवल और केवल यूपी से आता है। अपनी हिस्ट्री, अपनी इकोनॉमी और अपने गन्नों के लिए तो यूपी हमेशा से जाना जाता है, लेकिन हमारे स्वतंत्रता संग्राम में भी यूपी ने बहुत बड़ा योगदान दिया था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए पहली जंग मानी जाती है 1857 का विद्रोह और इसकी शुरुआत भी यूपी के मेरठ से ही हुई थी। 1857 से लेकर 1920 का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो या फिर 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट, आजादी के लिए जो चिंगारी 1857 में जली थी यूपी ने उसे कभी बुझने नहीं दिया और हमें लाल बहादुर शास्त्री और पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे बड़े बड़े नेता दिए। अगर कुछ कदम और आगे चले, 1947 के बाद, आजादी के बाद भारतीय राजनीति का केंद्र यूपी ही रही। आज तक यूपी ने भारत को टोटल 6 प्रधानमंत्री दिए हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, इंदिरा गांधी जी, चरण सिंह जी, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी और चंद्रशेखर जी, ये सभी प्रधानमंत्री यूपी से ही आए। पर यूपी खुद थोड़ी बहुत डगमगाने लगी। 1950 से लेकर 2000 के दशक तक यूपी ने बहुत सी दिक्कतें सही। 2001 में जब नेशनल लिटरेसी रेट 65% था तो यूपी में वो रेट केवल और केवल 56% था। और 2016 के NCRB के डेटा के मुताबिक देश में हुए टोटल अपराध का 9.5% केवल और केवल यूपी से आया था। पर कहते हैं ना, हर रात की सुबह तो होती ही है। 2017 के इलेक्शंस होते हैं और भारतीय जनता पार्टी एक हिस्टोरिक मैंडेट लेके आती है, 312 सीटें और 40% का वोट शेयर। किसी ने भी नहीं सोचा था कि यूपी में भारतीय जनता पार्टी इतना अच्छा कर सकती है। तब तक दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी थी, नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री बन चुके थे और यूपी के लिए लाया जाता है एक ऐसा चेहरा जो इतना जाना माना नहीं है लेकिन सख्त है और माना जाता है कि ईमानदार भी है, योगी आदित्यनाथ जी। काफी लोगों को ये लगा था कि ये सरकार शायद ना टिक पाए, परंतु योगी के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था ना कि 2016 में यूपी का क्या डेटा था। अगर हम 2021 के NCRB के डेटा को 2016 के NCRB के डेटा से कंपेयर करें तो यूपी में क्राइम रेट 25% तक घट गया है। इसका सिर्फ एक और एक कारण है, योगी जी का जीरो टॉलरेंस नीति। क्राइम होगा तो वो खत्म किया जाएगा और बिजनेस का सीधा सा सिद्धांत है, जहां पर भी क्राइम कम होगा वहां पर बिजनेस बढ़ने लगेगा और कुछ ऐसा ही यूपी ने भी देखा। योगी आदित्यनाथ ने यूपी को पूरे देश से जोड़ने का जिम्मा ले लिया, वो चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हो या फिर गंगा एक्सप्रेसवे। टोटल 12,000 किलोमीटर लंबे रोड्स बना दिए गए हैं। नए रोड्स बनेंगे तो कनेक्टिविटी बढ़ेगी, नए बिजनेसेस आ पाएंगे और बिजनेस ओनर्स तो रोड से नहीं आएंगे ना, वो तो आएंगे एयरपोर्ट से। इसलिए यूपी कई सारे नए एयरपोर्ट्स भी बना रही है, वो चाहे नोएडा का जेवर एयरपोर्ट हो या फिर अयोध्या का एयरपोर्ट। ये सब तो इन्वेस्टमेंट की बात होगी जो सरकार ने किया।
अगर हम 2018 की यूपी इन्वेस्टर समिट की बात करें तो केवल उस इन्वेस्टर समिट में 4,28,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स आए थे। अब ये इन्वेस्टमेंट्स आएंगी तो नई जॉब अपॉर्चुनिटीज बनेंगी, और अगर नई जॉब अपॉर्चुनिटीज बनेगी तो यूपी की जीडीपी रॉकेट बन जाएगी। 2016-17 में जहां यूपी की जीडीपी केवल 14,46,000 करोड़ की थी, 2021-22 में वो बढ़कर 21,73,000 करोड़ हो गई है। और अगर योगी जी के विजन की बात करें तो उनका विजन है 2027 तक यूपी की जीडीपी को $1 ट्रिलियन तक ले जाना। लोगों को कंपैरिजन खेलने में थोड़ा मजा आता है, तो थोड़ा कंपैरिजन करते हैं योगी का प्री योगी एरा से। साल 2012 से लेकर साल 2017 तक यूपी की एवरेज जीडीपी ग्रोथ रेट थी लगभग 4 से 5% के आसपास, और अगर वहीं हम 2017 से लेकर 2022 तक की बात करें तो वो बढ़कर 8 से 9% एनुअली हो गई है। ये तो चलो नंबर्स हैं, सिर्फ गवर्नमेंट डेटा है, हो सकता है गलत हो। आते हैं रोड्स के ऊपर। अगर हम रोड्स की बात करें तो उनका कंस्ट्रक्शन भी लगभग 50% तक बढ़ गया है। चलो रोड्स की बात को भी हम छोड़ देते हैं, आम आदमी की बात पे आते हैं, अपने घरों में आते हैं। आज यूपी का हर एक गांव और हर एक घर बिजली कनेक्शन से जोड़ दिया गया है, मतलब हर एक घर में बिजली आती है आज। चलो हम बिजली की बात छोड़ देते हैं, इसे भी हम लग्जरी मान लेते हैं। यूपी में पिछले कुछ सालों में 25 नए मेडिकल कॉलेजेस बनाए गए हैं। और अगर मैं कोई टॉपिक छोड़ रहा हूँ तो वो हो सकता है टूरिज्म का। यूपी और टूरिज्म का तो सदियों पुराना नाता है। भारत के कोने कोने से लोग यूपी में धार्मिक यात्राओं के लिए आते थे, लेकिन जब से अयोध्या में श्री राम जी का राम मंदिर बना है, लोगों के आने का नंबर तो कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। और मुझे लगता है कि ये टूरिज्म, अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर और ये क्राइम पे कंट्रोल और बढ़ती लिटरेसी रेट, ये योगी जी के 1 ट्रिलियन वाले ड्रीम को बहुत ही जल्दी पूरा कर लेगी। आपका इस बारे में क्या सोचना है कि क्या सच में यूपी 1 ट्रिलियन इकोनॉमी तक पहुंच सकती है, या फिर ये बस शोशा है? प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।